Hello everyone, a very good morning to all of you. I am Puneet and welcome to our YouTube channel Destiny Commerce Academy. So आज हम करेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फर्स्ट क्लास हम कर रहे हैं, जहाँ पे हम मीनिंग एंड डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे एंड कौन कौन सी पार्टीज होती है, इंक्लूड होती है जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, एंड प्रिंसिपल ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और जो भी अपडेशन आती है वो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सके। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है। बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो आपके बिजनेस के एथिक्स कंडक्ट को, कोड ऑफ कंडक्ट को बताता है, एथिकली क्या राइट है क्या रॉन्ग है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और बेसिकली अगर एथिक्स की बात करें कि एथिक्स क्या होता है, तो एथिक्स क्या होता है, वो कोड ऑफ वैल्यू एंड प्रिंसिपल दैट इनेबल अ पर्सन चूज बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। जब एक पर्सन होता है राइट और रॉन्ग में से जो सेलेक्ट करता है वो क्या होगी, आपकी वैल्यूज को वो आपका शो कर रही है, एथिक्स को, यानी कि आप कितना एथिक्स फॉलो कर रहे हो बिजनेस के अंदर। बेसिकली अगर बोला जाए तो आप लिख सकते हो यहाँ पे द वे इन विच एंटरप्राइज आर डायरेक्टेड, जहां पर कोई भी जो इंटरप्राइजेज है वो किस डायरेक्शन में काम करे एंड कंट्रोलिंग की जाती है अकॉर्डिंग टू द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एंड द combination of rule, process or law in which business are operated, regulated and controlled। जहां पर बिजनेस को ऑपरेट किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है एंड कंट्रोल किया जाता है, इन सब के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। होप सो आप सभी को मीनिंग जो है वो क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी एक डेफिनेशन कर सकते हैं, जो कि डेफिनेशन जैसे कि जो हमने डिस्कशन की है उसी के अकॉर्डिंग आपकी डेफिनेशन है। देखिए मैं आपको रीड आउट करवा देती हूँ एक बार। देखिए यहाँ पे आते हैं, डेफिनेशन की बात करते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज सेट ऑफ सिस्टम प्रोसेस विच इंश्योर दैट कंपनी इज मैनेज, यानी कि एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे कंपनी मैनेज करती है सभी के इंटरेस्ट को। स्टेक होल्डर, एक होता है आपका शेयर होल्डर, शेयर होल्डर होते हैं ऑनर ऑफ द कंपनी, एंड स्टेक होल्डर की अगर बात करते हैं तो स्टेक होल्डर के अंदर वो सारे लोग इंक्लूड हो जाते हैं जिसका इंटरेस्ट होता है आपकी कंपनी के अंदर, उसको हम बोलते हैं स्टेक होल्डर, यानी कि उनके फेवर में काम करती है, उनके इंटरेस्ट में काम करती है। एंड एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर गाइडलाइन प्रोवाइड की जाती है डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग के रिगार्डिंग। नेक्स्ट देखिए, फिर हम बात करते हैं गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस हम किसे बोलेंगे, देखिए डेफिनेशन में, जहां से आपको फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी शो होती है किसी भी इंटरप्राइजेस की। एक फॉर्मली सिस्टम होता है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है यानी कि उत्तरदेही, यानी कि आपको जवाब मिलता है वहां से कि कोई भी जो इंटरप्राइजेस है वो किस तरीके से काम कर रहा है। ट्रांसपेरेंसी होती है जहां से आप जो है वेरिफिकेशन कर सकते हो किसी भी रूल एंड रेगुलेशन के बारे में या फिर कोई बुक ऑफ अकाउंट्स के बारे में। नेक्स्ट इसने बोला यहाँ पे इट इज गेटिंग अ फोकस अटेंशन, कहाँ पे अटेंशन किया जाता है, आफ्टर मार्केट एंड पब्लिक कॉन्फिडेंस। पब्लिक कॉन्फिडेंस बिकम फ्रेंगल आफ्टर आ सीरीज ऑफ हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट फेलियर। इसने बोला कि अगर मान लीजिए आपका गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं है तो चांसेस रहते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के हायर फेलियर के। बट अगर आपका गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, अगर आपके जो इंटरप्राइजेज है वो फेयरनेस है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी है, तो वो आपकी एक अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस है और आपकी जो इंटरप्राइजेज है वो अच्छे तरीके से रन हो रही है। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोर्न से नहीं होती बट ये बनाई जाती है
थ्रू द एथिकल वैल्यूज को ऐड करके, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस जहां पर सभी स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को कंसीडर किया जाता है। देन आता है यहाँ पे गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिकॉग्नाइज द डाइवर्स इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर, लेंडर, यानी कि मैं बात कर रही थी ना स्टेक होल्डर की, तो स्टेक होल्डर में कौन कौन इंक्लूड होता है, जहां पे शेयर होल्डर का भी इंटरेस्ट होता है, लेंडर, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एटसेट्रा। अगर हम न्यू कंसेप्ट की बात करते हैं तो ये बताता है आपको क्वालिटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉट ओनली अ नेसेसिटी टू सर्वाइव अ डाइवर्जेंट कॉर्पोरेट इंटरेस्ट। ओके, तो ये क्या हुआ, बेसिकली जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम कर रहे हैं उनके फेवर में, उनके इंटरेस्ट के रिगार्डिंग ये काम करती है, यानी कि किसी के भी रिगार्डिंग। देखिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कुछ प्रिंसिपल की बात करेंगे जो कि एक अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को किस तरीके से बनाती है, जहां पर बिजनेस कंडक्ट हो रहा है, ऑल इंटीग्रेटेड फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, मेक डिस्क्लोजर, यानी ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज की जाती है, विद लो अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है टुवर्ड द स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर का अभी हम पीछे मीनिंग करके आए हैं कि जहां पर जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज होती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो सारी इंक्लूड होती है स्टेक होल्डर के अंदर। नंबर 1 पॉइंट यहाँ पे है कि फर्स्ट प्रिंसिपल होगा रिस्पेक्टिंग द राइट ऑफ शेयर होल्डर। जो भी शेयर होल्डर के राइट होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके जो भी राइट होते हैं उनको रिलीवेंसी के अकॉर्डिंग या फिर उनके जो राइट है वो उनके अकॉर्डिंगली उनको सारे राइट दिए जाने चाहिए। देन आता है इक्विटेबिलिटी ट्रीटमेंट ऑफ शेयर होल्डर। इक्विटी का बिहेव करना चाहिए सभी शेयर होल्डर के साथ, कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो शेयर होल्डर होते हैं वो आपके लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ होते हैं। देन हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर में कौन कौन आ जाएगा, एम्प्लॉई आ जाएगा, कस्टमर आ जाता है, सप्लायर आ जाता है, अदर स्टेक होल्डर, इन फेयर एंड इक्विटेबल मैनर, यानी कि सबके साथ इक्विटी का बिहेव करना चाहिए और सबके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, किसी भी एक पर्सन के इंटरेस्ट को लेके हमें नहीं चलना है। नंबर 4 आता है रोल एंड पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी कि रोल एंड पावर या रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी की बात करते हैं हम, तो वो भी आपकी क्या होनी चाहिए, डिस्क्राइब होनी चाहिए, पहले से पता होनी चाहिए कि क्या किसका रोल है, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म किया जा रहा है। ड्यूटी ऑफ बोर्ड की क्या ड्यूटी रहेगी, इसके अंदर आपका ड्यूटी से रिगार्डिंग आ जाता है, यानी कि सबका जो है कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए शेयर होल्डर के रिगार्डिंग, ताकि आप कंपनी को अच्छे तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके कंपनी का। 6 आता है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड एंड स्पेशल कमेटीज भी बनाई जाती है क्वालिफाइड पर्सन से, जैसे कि यहाँ पे आ जाता है स्पेशल कमेटी, रेम्यूनरेशन कमेटी अलग से होती है, नॉमिनेशन कमेटी अलग से होती है, ऑडिट कमेटी अलग से होती है, तो हर एक कमेटी का पर्टिकुलरली इंडिविजुअल वर्क होता है। देन नेक्स्ट देखिए बोर्ड अपॉइंटमेंट के अंदर क्या आ जाएगा, जैसे कि हम ऊपर पढ़ के आए, अलग अलग कमेटी होती है तो उनकी अपॉइंटमेंट भी तो की जाती है, जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट करती है, और उनका जो है वो किस तरीके से क्या प्रोसीजर रहेगा अपॉइंट करने का, रीअपॉइंटमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू डायरेक्टर, वो पहले से डिस्क्राइब होना चाहिए। नेक्स्ट आता है फिर बोर्ड मीटिंग, कि आपकी जो बोर्ड की जो मीटिंग है वो कब होगी, क्योंकि बोर्ड मीटिंग इफेक्टिवनेस कब होगी, जब वो प्री डिटरमाइन प्लानिंग के अकॉर्डिंग होगी, पहले से आपने प्लानिंग कर रखी है, उसी डेट को उसी डे को होगी, तो वो क्या होगी आपके लिए बेनिफिशियल होगी, और आपकी जो एंटरप्राइजेज है वो अच्छे तरीके से इंप्रूव कर सकता है। नेक्स्ट देखिए 9th पॉइंट आता है ट्रांसपेरेंसी में हम क्या पढ़ेंगे कि क्लैरिटी होनी चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए डिसीजन में, जो डिसीजन भी लिया जा रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कोड ऑफ कंडक्ट, अभी हम अगर 10th पॉइंट की बात करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, बेसिकली कोड ऑफ कंडक्ट की थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लीजिए आप, ताकि आपको समझ आ जाए। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, a set of rule outline the norms, rules and responsibility और पावर और प्रॉपर आएगा यहाँ पे,
proper practice of a individual party or an organization। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। तो कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, एक आउटलाइनिंग होती है नॉर्म्स की, रूल की, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रॉपर मैनर में किस तरीके से काम किया जाता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, उसी के अकॉर्डिंग, तो उसको हम बोल देते हैं कोड ऑफ कंडक्ट बोल देते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट हर एक स्टेक होल्डर को कम्युनिकेट किया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए और उसको अंडरस्टैंड करे सही क्लियरली फॉर्म में। नेक्स्ट आता है फिर अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि ये इम्प्लाई होता है कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हो वो आप इस तरीके से लीजिए कि पब्लिक के लिए अकाउंटेबल रहे, कि फर्दर अगर पब्लिक आपसे क्वेश्चनिंग कर रही है तो आप उसका आंसर दे सकें। फेयरनेस। फेयरनेस डिफाइन एज अ डिग्री ऑफ रूल अप्लाई इक्वली टू एवरीवन, यानी कि जो भी रूल रेगुलेशन आपने बनाए हैं वो इक्वली अप्लाई होने चाहिए आपके इंटरप्राइजेस के अंदर। फेयरनेस होना चाहिए, मैन वोमैन अगर मान लीजिए कोई काम करे, मेल फीमेल काम करे, तो उनके ऊपर जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए और इक्वलिटी की बिहेव होना चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देन आता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी काम कर रहे हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट आप बोल सकते हो एंड वर्कर बोल सकते हो, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। जो भी आप डिसीजन लिया जा रहा है डायरेक्टर के द्वारा वो कंपनी के इंटरेस्ट में लिया जाना चाहिए। 14 पॉइंट रेम्यूनरेशन पॉलिसी। रेम्यूनरेशन पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द क्वालिफाइड डायरेक्टर या फिर अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जिस भी पर्सन की जो क्वालिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग उसको रेम्यूनरेशन पे करना चाहिए, सुटेबल रेम्यूनरेशन पे करना चाहिए, ताकि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट से कंपनी के साथ जो लोग हैं वो जुड़े रहे और लोग जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाए। इंटीग्रिटी एंड एथिकल बिहेवियर। एथिकल बिहेवियर का क्या मतलब होता है कि क्या सही है क्या गलत है इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, और जो कि आपके प्रमोट करती है ऑर्गेनाइजेशन को, आपके इंटरप्राइजेस को, और जो रिस्पॉन्सिबल रहेगा आपके डिसीजन मेकिंग के लिए। देन आता है स्ट्रिक्ट कंप्लेन। स्ट्रिक्ट कंप्लेन यानी कि कोई भी जो रूल रेगुलेशन बना रखे हैं उसका आप अनुपालन करना, इसका मतलब होता है अनुपालन करना। स्ट्रिक्टली आप क्या करते हो, उसका फॉलो करते हो। देन आता है सस्टेनेबिलिटी। ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सिर्फ आप फोकस अर्निंग के ऊपर ही नहीं करते, जबकि आप बिजनेस मॉडल को सस्टेन करना चाहते हो, वहां पर आप रखना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि आप फोकस नहीं करते नॉट हाउ मच बट ऑन हाउ एट व्हाट कॉस्ट। कॉस्ट पर भी आप फोकस करते हो एंड हुज एक्सपेंसेस, सस्टेनेबिलिटी के लिए, वहां पर स्थिर रहने के लिए। नेक्स्ट देखिए, ये हमने किए कुछ प्रिंसिपल। देन आता है पार्टीज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कौन कौन सी पार्टीज इंक्लूड होती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। पार्टीज जो इंक्लूड होगी, जो सारे स्टेक होल्डर होते हैं, स्टेक होल्डर में कौन कौन आ जाता है, देखिए यहाँ पे आप, including board of director and its chair and the chief executive officer, equivalent and other executive and line management, shareholder and auditor. Other influencer stakeholder कौन कौन होते हैं, lender, supplier, employee, creditor, कंज्यूमर एंड कम्युनिटी एट लार्ज। अब ब्रीफ में इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। एम्प्लॉय जो पर्सन वहां पे काम कर रहे हैं जिनको बदले में कंपनसेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। शेयर होल्डर की बात करते हैं तो ओनर होते हैं जिन्होंने अपना फंड जो है वो इंटरप्राइजेस के अंदर लगा रखा है। मैनेजमेंट की अगर बात करेंगे, जो डेली रूटीन के आपका जो बिजनेस है उसको मैनेज करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। देन आता है क्रेडिटर। क्रेडिटर राइट इज ऑफ्टन प्रोटेक्टेड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट एंड बैक्ड बाय द कोलेट्रल, सो दे आर सेल्डम ट्रीटेड एज ऑनर एज द शेयर होल्डर। जो क्रेडिटर होते हैं उनका भी क्या होता है, इंटरेस्ट होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देन आता है ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन कौन होती है, जो मान लीजिए कि आपके जो वर्कर्स जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज के ग्रुप के साथ। नेक्स्ट कस्टमर। कस्टमर आपके इंक्लूड हो जाते हैं जो भी आपके डेली रूटीन के जो कस्टमर है जो आपके साथ जुड़े हुए हैं इंटरप्राइजेस के साथ। सप्लायर कंसीडर एज अ स्टेक होल्डर एंड लोकल कम्युनिटीज फ्यूचर जनरेशंस। तो ये सब इंक्लूड होते हैं आपके पार्टीज के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो इनका भी आपका एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन है वो बन सकता है, तो आप ध्यान से पढ़ के जाना। पार्टीज लर्न करनी है, कौन कौन सी पार्टीज है इसके अंदर इंक्लूड होती है। और अब हम करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैकेनिज्म एंड कंट्रोल। अगर बात करते हैं तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैकेनिज्म की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर हम दो टाइप से पढ़ते हैं, इंटरनल पढ़ते हैं एंड एक्सटर्नल पढ़ते हैं। आपके दो टाइप के होते हैं ये, इंटरनल एंड एक्सटर्नल।
यानी कि अगर कोई भी इंटरप्राइजेज है उसको जो कंट्रोल किया जाना चाहिए वो इंटरनली किस तरीके से कर सकते हैं और एक्सटर्नल किस तरीके से कर सकते हैं, तो वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए प्रॉपर जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है, एक जो प्रॉपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो आइडेंटिफाई कर सकता है, यानी कि अगर आपकी जो फर्म है वो अच्छी चल रही है तो इसका मतलब हुआ कि आप फॉलो कर रहे हो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अगर अच्छी नहीं चल रही तो इसका मतलब है कि आपका जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो सही तरीके से नहीं है, यानी कि आपके जो स्टेक होल्डर्स जो काम कर रहे हैं वो आपके इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहे हैं। ओके, सो पर्टिकुलरली इन्होंने बोला इन परस्यूइंग दिस ऑब्जेक्टिव फर्म रिले नॉट ओनली देयर ओन इंटरनल मैकेनिज्म, इसने बोला कि ओनली इंटरनल मैकेनिज्म पर ही रिले नहीं किया जाता बट एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो कंसीडर, वो भी कंसीडर किए जाते हैं। और जो कॉर्पोरेट मैकेनिज्म की हम बात करते हैं, कंट्रोल की बात करते हैं, तो वो आपके रिड्यूस करती है इनएफिशिएंसी दैट अराइज फ्रॉम मोरल हजार्ड्स, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती है इनएफिशिएंसी को रिड्यूस करती है कॉर्पोरेट, एक गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इंटरनल की अगर बात करेंगे तो जो कि हमारे इंटरनली अफेक्ट करते हैं या इंटरनल कंट्रोल में होते हैं, उसमें आ जाता है आपका बोर्ड स्ट्रक्चर, ऑडिट कमेटी स्ट्रक्चर, इंटरनल ऑडिटर या ओनरशिप स्ट्रक्चर। ओके, और अगर हम एक्सटर्नल की बात करेंगे तो एक्सटर्नल के अंदर वही चीजें इंक्लूड हो जाती है जो कि फर्म के कंट्रोल में नहीं होती है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे इंटरनल पढ़ेंगे जो कि डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करती है या विद इन अ बिजनेस ग्रुप होती है। नंबर 1 आता है यहाँ पे ओनरशिप कंसंट्रेशन। ओनरशिप कंसंट्रेशन के अंदर इंक्लूड होगा कि कंपनी के कितने शेयर होल्डर ने इन्वेस्ट किए हुए हैं और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो आपके कितने हैं और उनका क्या रोल है आपकी कंपनी के अंदर, इन सब को हम फाइंड आउट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन कंसंट्रेशन के अंदर, जो कि अफेक्ट करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को या इंटरप्राइजेस को। नेक्स्ट आता है फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रोल रहेगा, वो क्या रोल रहेगा, आपका मेन रोल रहेगा। और बोर्ड जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि कोई भी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है अगर उसने कुछ स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया है उसको अप्लाई करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल रहेगा कि क्या उसने सारे जो डिसीजन है वो अप्लाई किए हैं या फिर नहीं किए हैं। नेक्स्ट देखिए एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन। एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन में क्या हुआ, लोग जो है वो काम कर रहे हैं, बदले में आप क्या पे करोगे, उनको सैलरी पे करोगे, तो फर्म को सैलरी यूज करना चाहिए, बोनस, लॉन्ग टर्म इंसेंटिव प्रोवाइड करने चाहिए इंटरेस्टेड पार्टीज को जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रही हैं। सेपरेशन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड रोल, दोनों को सेपरेट रखना चाहिए। अगर आप दोनों का, कुछ कंपनीज में क्या होता है जैसे कि मैनी कंपनी सीईओ एंड चेयरमैन सेम पर्सन होता है, एक ही पर्सन दोनों का जो रोल प्ले कर रहा है, दोनों काम कर रहा है, तो वहां पर उसका जो इंटरेस्ट होता है कन्फ्लिक्ट होता है, तो इसलिए हमें दोनों के रोल को अलग अलग रखना चाहिए। देन आता है एक्सटर्नल। अगर हम एक्सटर्नल कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि एक्सटर्नली किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है बाय द आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्रोल करते हैं, उसमें आ जाता है आपका नंबर 1 रेगुलेटर। रेगुलेटर के अंदर वो बॉडी जो कि इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है एंड रेगुलेट करती है, कंपनीज की एक्टिविटी को देखती है। रेगुलेटरी बॉडी हम जिनको बोलते हैं कौन कौन सी होती है, आरबीआई, एसबीआई, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो ये सब चीजें ना आपको ये लर्न करनी है, ये आपके एमसीक्यू टाइप में पूछी जा सकती है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। देखिए नेक्स्ट फिर हम पढ़ते हैं, कुछ यहाँ पर भी दी गई है। नेशनल फाउंडेशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, वेरियस कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी। तो ये सारी जो कमेटीज दी हुई है इनको आप एक बार रीड आउट कर लेना, लर्न कर लेना, पेपर के अंदर पूछी जा सकती है। देन नंबर 2 आता है आपका एक्सटर्नल कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैकेनिज्म में गेट कीपर, जो गेट कीपर का काम करते हैं। दीज आर इंटरमीडिएटरीज जो कि प्रोवाइड करेंगे आपको सर्विसेज या बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे इन्वेस्टर को। फॉर एग्जांपल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, जो कि हर एक एजेंसी को रेट देती है, रेट असाइन करती है, ताकि जो भी इन्वेस्टर है अगर वो इन्वेस्टमेंट करे तो उसको पता चले कि कौन सी जो
कौन सा जो इंटरप्राइजेज है वो बेस्ट है और कौन सा बेस्ट नहीं है। उसके लिए क्रेडिट वर्थीनेस का पता लगाने के लिए आपकी जो एजेंसी है वो कौन सी है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जिसको हम बोलते हैं गेट कीपर के अंदर इंक्लूड होती है। देन नंबर 3 आता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन होते हैं, जिनका रोल रहता है एक्सटर्नल कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैकेनिज्म में। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, देखिए अगर हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करते हैं, सो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी अफेक्ट करते हैं मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन को, बिकॉज इट विल एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज द वोटिंग राइट इन द कंपनी। कंपनी में उनका क्या रहेगा, वोटिंग राइट रहता है, और जो एक्टिवली एंगेज होती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर। तो ये सब जो हमने पढ़े हैं, ये पढ़े हैं हमने एक्सटर्नल एंड इंटरनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैकेनिज्म पढ़े हैं, प्रिंसिपल्स की हैं, पार्टीज की है, हमने कौन कौन सी इंक्लूड होती है, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेसिकली होता क्या है। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लेक्चर को कंप्लीट देखिए, क्योंकि आधा अधूरा देखने से आपके जो कंसेप्ट है उनकी क्लैरिटी नहीं होगी। कंप्लीट लेक्चर देखिए तो ही आप क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।